बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट उस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो कैलकुलेटर आप लोग निकाल लें, ठीक है, अपने दस्ते कापियाँ निकाल लें जहाँ पे आपने नोट डाउन करना है। बुक अपने सामने रख लें ताकि आपको स्टेटमेंट की सही समझ आए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 का पहला न्यूमेरिकल। तो जी बेटा, एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपकी बुक में दी हुई है, I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई इंटू टी। ये इक्वेशन दी हुई है करंट की, अल्टरनेटिंग करंट। कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी, कंप्यूट मतलब फाइंड आउट करें, कहता है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें। नंबर 2, एंड द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट को आई नोड से जाहिर करते हैं हम, और RMS करंट की वैल्यू IRMS, रूट मीन स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये 3 पार्ट्स करने बचे हमने। तो ये जो इक्वेशन दी है ना, गिवन डेटा टू फाइंड और कैलकुलेशन की हेडिंग लगा लें या सोल्यूशन लिख लें। ये जो इक्वेशन दी है इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। I, या ये जो हमें पता है ना, I इज इक्वल टू I नोड साइन थीटा। अच्छा जरा तवज्जो करें बच्चे, ये हमने करंट की इक्वेशन पढ़ी हुई है, I इज इक्वल टू I नोट साइन थीटा। तो अगर आपको इसका नहीं ना पता तो आप चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखें। तो थीटा की जगह पे आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू I नोट साइन थीटा है ना, थीटा, तो एंगल थीटा की जगह पे ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है, और फिर ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ टी भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, 2 पाई एफ इंटू टी। ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। ये हमें पता है, और जो गिवन डेटा के अंदर दी गई है उसको भी लिख लें। I इज इक्वल टू, अब देखें I इज इक्वल टू 20, तो बिल्कुल मैं उसके नीचे लिखूंगा 20 साइन 100 पाई इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। ये जो इक्वेशन है ये गिवन डेटा के अंदर दी गई है। ये इक्वेशन हमें पता है करंट की साइनोसाइडल इक्वेशन, इसकी 3-4 फॉर्मेशन है, हमने पढ़ी हुई हैं। तो अब मैं एरो बना देता हूं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन करना है। तो लिखते हैं जी, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखें, ये वाली चीज़ कंपेयर करेंगे ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, ऐसी है ना, बिल्कुल इसके नीचे है। तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसल, 2F इज इक्वल टू 100, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 100/2। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। और वैसे भी तो हमने पढ़ा हुआ ना, पाकिस्तान में AC करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है। तो एज ए MCQs भी आता है ये आपके पेपरों में। तो ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया जी। अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। मैक्सिमम करंट निकालना है। तो मैक्सिमम करंट की, अब देखें, इसके लिए कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। I नोड, देखें मैक्सिमम करंट को I नोड से ना, तो I नोड के देखें नीचे क्या लिखा हुआ, 20। तो कंपेयर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे सीधा सीधा देखकर, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने से ही पता चल जाएगा। तो दूसरा पार्ट हम लिखेंगे, I नोड इज इक्वल टू 20 एम्पेयर। तो ये इसका आंसर आ गया जी। तीसरा, रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना है। तो ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई, IRMS इज इक्वल टू I नोड ओवर √2, या इसका दूसरी फॉर्मेशन होती है 0.707 I नोड। तो 0.707 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा 14 एम्पेयर। तो इसको हम ज़रब दे भी लेते हैं एक मरतबा, 0.707 ज़रब 20। ठीक हो गया। तो ये बच्चे 14.14 आता है, तो 14 ही लिख लें बस। ठीक हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आप पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा 16.2 देखें जी, ए साइनोसाइडल AC हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, साइनोसाइडल AC करंट है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है I नोड
15 एम्पेयर मैक्सिमम वैल्यू को आई नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट आर इट्स आरएमएस वैल्यू, कहता है उसकी आरएमएस वैल्यू निकालें। रूट मीन स्केयर वैल्यू। ठीक हो गया, पहला पार्ट हो गया जी। इफ़ द टाइम इज रिकॉर्डेड, और टाइम आपने रिकॉर्ड करना शुरू किया कब, फ्रॉम दैट इंस्टेंट, उस लम्हे, व्हेन द करंट इज ज़ीरो एंड बिकमिंग पॉजिटिव, जब करंट ज़ीरो है और वो इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिवली। व्हाट, ठीक हो गया, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकालो। आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आफ्टर टाइम, टाइम दिया हुआ उसने 1/300 सेकेंड, ये बहुत छोटा टाइम है। ठीक हो गया। गिवन द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी करंट की कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज। अच्छा बच्चे मैं आपको बता दूं जितने भी न्यूमेरिकल है ना चैप्टर 16 के, आपने देखा पहले न्यूमेरिकल भी हमने किया तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी का आंसर 50 हर्ट्ज है। तो ज़्यादातर 50 हर्ट्ज ही आता है फ्रीक्वेंसी का आंसर, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी है ही 50 हर्ट्ज। ठीक हो गया। तो पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है बच्चे, रूट मीन स्क्वायर निकालना है ना आपने, तो क्या होता है 0.707 आई नोड। ठीक हो गया, 0.707 आई नोड की वैल्यू क्या जी 15। इसको सिंपल ज़रब दे दें तो ये बच्चे आता है 10.605, तो हम 10.6 ही लिख लेते हैं। करंट का यूनिट क्या होता है जी एम्पेयर, तो 10.6 एम्पेयर आरएमएस करंट आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन मैंने आपको बताई है अभी, आई इज इक्वल टू आई नोड साइन थीटा। अब आपने वो चीज़ लिखनी जो गिवन डेटा में दी हुई है, थीटा तो नहीं दिया हुआ, तो थीटा किसके इक्वल होता है ओमेगा टी। ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा भी नहीं दिया, तो फिर ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई एफ के, तो एफ दिया हुआ है तो हम 2 पाई एफ वाली फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन की ना 2 से 3 शक्लें हैं, तो 2 पाई एफ इंटू टी साइन थीटा, थीटा की जगह पे ओमेगा टी, ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल होता है। तो आई इज इक्वल टू आई नोट कितना जी 15 एम्पेयर साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है जी 3.14, या इसको एज इट इज रहने दे भी 2 पाई। एफ कितना जी आपके पास, एफ है 50। ठीक हो गया। टाइम कितना है आपके पास 1/300, तो इधर आपने पाई की वैल्यू 3.14 ना यूज़ करें, फिर उससे आंसर आपका सही नहीं आएगा, मैं बताता हूँ आपको। तो देखें क्या आ जाएगा 50, 0 से 0 कट गया, 5 6 30, 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा ना, और ये 2 3 6, तो आई इज इक्वल टू 15 साइन पाई/3, पाई/3 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कट जाएगी ना, तो पाई/3 आ जाएगा। अब पाई आप यूज़ कर लें 180, तो आई इज इक्वल टू 15 साइन पाई कितना होता है 180/3, तो 180/3 कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक हो गया। आगे ले आते हैं जी इस कैलकुलेशन को, तो आई इज इक्वल टू 15 साइन 60 बचे कितना होता है 0.866, तो इसको आप ज़रब देंगे 0.866 ज़रब 15, तो ये आता है 12.9, तो 12.9 को आप राउंड ऑफ करें ना तो 13 एम्पेयर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 13 एम्पेयर इंस्टेंटेनियस करंट आ गया है, और 10.6 एम्पेयर आरएमएस वैल्यू आ गई करंट की। पॉज करके नोट कर लें जी। तो जी बेटा 16.3 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, कहता है जी करंट की वैल्यू निकालें, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, अच्छा आप जरा तवज्जो करें, रिएक्टेंस को एक्स से ज़ाहिर करते हैं ना, तो इंडक्टर को एल से, तो मतलब एक्स एल निकालना आपने। ठीक हो गया। व्हेन द एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज कितने हैं जी, इसको 220 वोल्ट। अब ये जो चैप्टर में 16 में जो ज़्यादातर वोल्टेज और करंट है ना वो आरएमएस वैल्यू ही है, तो आप आरएमएस लिख देंगे साथ, और फ्रीक्वेंसी वही मैंने जो आपको बताया हुआ है, ज़्यादातर हर न्यूमेरिकल में तकरीबन यही है 50 हर्ट्ज़।
इज पास थ्रू अ इंडक्टर, इंडक्टर को एल से ज़ाहिर करते हैं। 10 हेनरी, एच का मतलब है हेनरी, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है ना। तो बच्चे इस न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट पहले सोल्व होगा, पहला बाद में होगा, क्योंकि जब एक्स एल की वैल्यू आएगी तो करंट आएगा ना आपके पास। तो सेकंड पार्ट पहले हम सोल्व करते हैं। एक्स एल आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, ओमेगा एल के इक्वल होता है, और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ एल, 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, एल की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3140, और रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है जी, ओहम। ठीक हो गया। अब दूसरा पार्ट सोल्व कर लें, 3140 इसका आंसर आ जाएगा। ये एक किस्म की रेजिस्टेंस ही होती है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम ही होता है। तो अब पहला पार्ट सोल्व करेंगे। ओहम लॉ क्या होता है, V इजिकल टू आई आर, R इजिकल टू V ओवर आई। ठीक है ना, तो V ओवर आई आ गया, तो इधर I के साथ भी हम RMS लिख सकते हैं। चलें I के साथ भी रहने देते हैं, V के साथ भी रहने देते हैं। तो VRMS या IRMS लिख दें तो गलत नहीं है। तो ये ओहम लॉ लगा है बेटा, V इजिकल टू आई आर, R इजिकल टू V ओवर आई। बस R की जगह पे XL लिख दी है, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टेंस ही है ना। तो I निकालना, I बाहर लें, XL नीचे चला जाएगा, I इधर आ गया, XL नीचे आ गया। तो I इजिकल टू V की वैल्यू कितनी है, 220, XL कितना है जी, 3140। तो फिर करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 220 डिवाइडेड बाय 3140, तो ये आ जाएगा 0.07। 0.07 करंट का यूनिट क्या है जी, एम्पेयर। तो 0.07 एम्पेयर। तो ये न्यूमेरिकल सोल्व हो चुका, आप पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा 16.4 देखें जी, ए सर्किट हैज़ एन इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को L से ज़ाहिर करते हैं, 1 ओवर पाई एच, एच का मतलब है हेनरी, तो उसकी इंडक्टेंस है 1 ओवर पाई एच। उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितनी लगी है, 2000 ओहम की। ये कुछ बुक में गलती है, 200 लिखा हुआ है, तो ये 2000 ही है। और AC करंट की फ्रीक्वेंसी वही 50 हर्ट्ज़ है। ठीक हो गया। इज सप्लाई टू इट, कैलकुलेट द रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस निकालनी है। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कैपेसिटर की या इंडक्टर की। अब बच्चे पूछते सर आपको कैसे पता चलता है, देखें रिएक्टेंस निकालनी है ना, तो गिवन डेटा देखें किसका जिक्र है, कैपेसिटर का तो जिक्र ही नहीं है, L है ना L। तो फिर इसका मतलब है इंडक्टर की ही रिएक्टेंस निकालनी है। तो गिवन डेटा को देखकर हमें पता चलेगा। ठीक है। और इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, इम्पीडेंस को Z से ज़ाहिर करते हैं, Z से। तो ये दो पार्ट्स हैं। अगर आपने वो लेक्चर सुना हो ना, AC थ्रो RC एंड AC थ्रो RL सर्किट, बड़ा अच्छा लेक्चर दिया हुआ है मैंने, आप वो लेक्चर ज़रूर सुने। ठीक है। तो जी बेटा पहला पार्ट है जी, XL इजिकल टू ओमेगा L। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई F के, तो 2 पाई FL। तो 2 पाई F की वैल्यू कितनी है, 50, L कितना, 1 ओवर पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। XL इजिकल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये सीधा सीधा आंसर आ गया जी 100 ओहम। XL आ गया आपके पास। दूसरा पार्ट सोल्व कर लेते हैं। अगर आपने AC थ्रो RL सर्किट पढ़ा हुआ है, तो इम्पीडेंस का फार्मूला होता है Z इजिकल टू R स्केयर प्लस XL का स्केयर। R कितने जी, 2000 का स्केयर प्लस XL कितना आया, 100 का स्केयर और होल का अंडर रूट। तो 2 का स्केयर तो 4 होता है ना, तो ये 3 जीरो हैं, स्केयर लेने से 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 का स्केयर तो 1 नहीं है, 2 जीरो हैं तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 10,000। तो ये आ जाएगा 3 और 2 5 है ना, 40 लाख जमा 10,000। तो ये 40 लाख जमा 10,000 करेंगे तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 40 लाख 10,000।
ठीक हो गया। 10,000 4 0 हैं, तो इसको आप अंडर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा जी अंडर रूट लेने से 2,002.49 है, तो उसको आप 5 भी लिख सकते हैं। तो इम्पीडेंस का यूनिट भी ओहम होता है, तो 2002.5 या 49 लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये इम्पीडेंस आ गई है, पॉज करके नोट कर लें जी। तो जी बेटा 16.5 न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है, तहम्मुल से सुनना है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा इसका कहाँ कहाँ पे। तो एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस कितनी है जी 3/πh, h का मतलब है हेनरी, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, वो एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट है जिसकी रेजिस्टेंस है 40 ओहम 40 ओहम। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो पहला पार्ट इसका क्या है जी, करंट की पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालें। दूसरा पार्ट आरएमएस वैल्यू निकालें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें करंट की। और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेज डिफरेंस को फाई लिख लें या थीटा लिख लें, एंगल भी निकालना है। तो 3 पार्ट्स हैं बच्चे इसके। तो वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है आपके पास, V इज इक्वल टू 350 साइन 100 पाई इंटू टी। तो जी ये आ गया गिवन डेटा टू फाइंड और कैलकुलेशन या सोल्यूशन देखें। अब दूसरा और तीसरा पार्ट तो इजी है, पहला भी इजी है, जरा आप तहम्मुल से सुनिएगा। करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है, ठीक हो गया। तो जब 2 चीज़ें दी गई हों तो हम इम्पीडेंस का जिक्र करते हैं, एक सिंगल चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे। तो बच्चे आप Z इज इक्वल टू, देखें क्या फार्मूला होता है, ओहम लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V/I। तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ V नोड I नोड मैक्सिमम। तो I नोड निकालना है ना, I नोड, तो I नोड बाहर ले आए, I नोड इज इक्वल टू V नोड ओवर Z, I नोड इधर चला जाएगा, Z नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो V नोड चाहिए, फिर Z चाहिए। तो सबसे पहले हम V नोड निकालते हैं, मैं हेडिंग दिए जाता हूँ साथ साथ ताकि आपको पता चले हमने करना क्या है। वी फाइंड V नोड, तो दोनों वैल्यूज निकाल के ना इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो V नोड कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन को वोल्टेज की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो बच्चे वोल्टेज की इक्वेशन आपको आती है, V इज इक्वल टू V नोड साइन थीटा, और थीटा किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू V नोड साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये भी तो लिख सकते हैं ना, साइन थीटा, थीटा की जगह पे लिख सकते हैं ओमेगा टी, ठीक है। अब ये वाली भी, इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, और ये जो गिवन डाटा में दी हुई इसको भी लिख लें, V इज इक्वल टू 350 350 साइन 100 पाई इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखें, इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें V नोड तो बहुत ही सिंपल है ना, तो ये मैं एरो बना रहा हूं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। तो हम लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो V नोड निकालना है ना, ये हेडिंग लगाई हुई है, तो V नोड कितना आ गया, सीधा सीधा देखकर ही पता चलेगा इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करने से। तो बच्चे V नोड आपके पास आ जाएगा 350 वोल्ट, 350 वोल्ट आ जाएगा V नोड। तो ये तो मैं टिक लगा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अब Z की वैल्यू निकालनी है, Z इम्पीडेंस। तो अब क्या करेंगे जी, Z की इक्वेशन क्या होती है, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इंडक्टर है ना, इंडक्टर L की वैल्यू दी हुई है, तो XL का स्क्वायर। अब ये देख लें इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 3, इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब बच्चे देखें V नोड तो मेरे पास निकला है बहुत ही सिंपल तरीके से, दोनों को कंपेयर करके। R तो मेरे पास दिया हुआ 40, XL नहीं दिया हुआ, तो XL आएगा तो फिर Z की वैल्यू आएगी ना, फिर वो दोनों वैल्यू इसमें पुट करवा देंगे। तो अब XL की वैल्यू निकालेंगे, XL किसके इक्वल होता है, सो
एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ठीक है, ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल होता है। तो अब एक्स एल कब आएगा? जब ओमेगा एल दिया हुआ ना आपके पास 3/पाई, ओमेगा की वैल्यू नहीं है, तो ओमेगा पहले निकालेंगे। इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। नंबर देते जाएं ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में परेशानी ना हो। तो ओमेगा की वैल्यू बिल्कुल ये देखें सीधी सीधी लिखी हुई है कंपेयर करने से। तो ये आपकी कुछ बुक में बड़ा लेंथी तरीका है, मैं शॉर्टकट तरीका इधर लगा रहा हूँ। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100 पाई। तो फिर मैं लिख देता हूँ कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 पाई। आपने देखा मैंने ओमेगा कैसे निकाला है, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करके। अच्छा, अब ओमेगा आ गया ना, ओमेगा की वैल्यू पुट करवाऊंगा किस में? इक्वेशन 5 में। तो एक्स एल आ जाएगा। एक्स एल की वैल्यू पुट करवाऊंगा इक्वेशन 4 में, तो जी आ जाएगा। फिर जी की और वी नोड की वैल्यू मैं पुट करवाऊंगा इक्वेशन 1 में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 5 लगाते हैं। इक्वेशन नंबर 5, हाँ जी, क्या थी? एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा कितना है? 100 पाई। एल कितना है जी? वो दिया हुआ है गिवन डेटा में 3/पाई। तो पाई से पाई कैंसल, एक्स एल इज इक्वल टू 300 ओहम। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक्स एल निकाल ली है ना। अब तो अब इक्वेशन 4 लगा दें तो जी आ जाएगा। इक्वेशन 4, जी इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर। तो आर कितना है हमारे पास? 40 का स्केयर। एक्स एल कितना आया? 300 का स्केयर अंडर रूट। तो z इज इक्वल टू 40 का स्केयर कितना आता है जी? 40 का स्केयर 1600, 1600 प्लस 300 का स्केयर, तो ये 90,000 आ जाएगा। 90,000 इन दोनों को जमा कर दें। 90,000 प्लस 1600, तो ये आ जाएगा हमारे पास 91 इंटू 600। इसका अंडर रूट ले लें तो ये z की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 302.65। आगे चलती जा रही है लेकिन हम यहीं तक रहने देते हैं। तो अब z की वैल्यू किस में पुट करवाएंगे? देखें, ये देखें इक्वेशन 1 में। तो अब मैं इस पर टिक लगा देता हूँ, तो समझ आइए आपको। अब इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड से ताकि आपको पता चल जाए। एक ये वी नोड की वैल्यू है, वी नोड की, और एक जी की। तो ये देख लें, मैं इधर थोड़ा सा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। वी नोड की वैल्यू तो आ गई ना इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करवाने से, तो ये 350 आ गया। बात समझ रहे? इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करने से वी नोड आ गया। तो वी नोड, अब z की वैल्यू निकालने के लिए मैंने फार्मूला लगाया आर स्केयर प्लस एक्स एल स्केयर, तो पता चला एक्स एल नहीं है। तो मैंने एक्स एल का फार्मूला लगाया ओमेगा एल, तो पता चला ओमेगा नहीं है। तो ओमेगा फिर मैंने निकाल लिया 2 और 3 को कंपेयर करके 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करवाई, एक्स एल आ गया। एक्स एल की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करवाई, जी आ गया। अब जी की और वी नोड की दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करवाऊंगा तो आई नोड आ जाएगा, और यही हमने फाइंड करना था। तो जी इक्वेशन नंबर 1 लगा दें तो बच्चे क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 1, आई नोड इज इक्वल टू वी नोड ओवर जी। आई नोड, वी नोड कितने हैं? 350, ये वी नोड है ना, वी नोड 350 है, और जी कितने हैं? 302.65। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 350 डिवाइडेड बाय 302.65, तो ये बच्चे आ जाएगा 1.156। तो इसको मैं
1.6 भी लिख सकता हूँ एम्पेयर। तो ये आई नोड आ गया। ये थोड़ा सा लेंथी है, बाकी दोनों आसान ही है। मैं ज़रा आंसर चेक कर लूँ सही है ना, तो आप इसको नोट कर लें पॉज करके। तो जी 1.16 एम्पेयर आंसर बिल्कुल ठीक आया है। ठीक हो गया ना। अब बच्चे पहला पार्ट सोल्व हो गया, दूसरा तो एक ही लाइन में हो जाएगा। आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नोड। तो 0.707 आई नोड कितना है 1.16। तो इसको ज़रब दे देते हैं 0.707 से, तो ये आ जाएगा 0.817। जी बिल्कुल ठीक है 0.81। तो रूट मीन स्केयर आ जाएगा 0.81 तक लिखा हुआ बुक में। तो ये आई आर एम एस रूट मीन स्केयर वैल्यू आ गई करंट की। दूसरा पार्ट सोल्व हो गया। तीसरा थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल ओवर आर होता है। इंडक्टर है ना ये, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल की वैल्यू कितनी है जी, हमने निकाली हुई है। एक्स एल कितना है, कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है एक्स एल 300 है ना। तो एक्स एल दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं है, 2πfl ये वो हमने फाइंड किया हुआ है। तो एक्स एल है 300, आर कितना है 40, वो गिवन डेटा में लिखा हुआ है। तो कर दें जी डिवाइड, 300 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 7.5 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7.5। इसका tan इनवर्स ले लें, शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे, 7.5। तो ये बच्चे आ जाएगा 82 डिग्री। ठीक है, तो जी बिल्कुल सही है, 82.4 आता है। तो थीटा इज इक्वल टू 82.4 डिग्री। तो ये तीसरे का आंसर आ गया है। तो ये आप पॉज करके नोट कर लें, एक मरतबा बच्चों को पूरे बोर्ड का व्यू दे दें जी। ठीक है, तो जी बच्चे आप पॉज करके नोट कर लें। ये इधर आपने इम्पीडेंस का ना यूनिट लिखना है लाजमी। इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। तो ये नहीं गलती करनी है आपने। ठीक है, चले पॉज करके नोट कर लें, एक मरतबा व्यू दे दें। तो जी बेटा 6 न्यूमेरिकल देखें जी, 16.6 ए 10 मिली हेनरी। तो एल की वैल्यू कितनी है जी 10 मिली हेनरी। ठीक हो गया। तो ये इंडक्टेंस दी हुई है, 20 ओम रेजिस्टेंस है, आर इज इक्वल टू 20 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट। तो वोल्टेज है जी इसकी आरएमएस वैल्यू है ये 240 वोल्ट। ठीक हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 180/पाई। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज। हाउ मच पावर डज इट डेसिपेट। तो बच्चे पावर कैलकुलेट करनी है। तो जी स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा टू फाइंड और कैलकुलेशन। तो पावर का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस थीटा, या कोस फाइव भी लिख सकते हैं, एंगल को कोई भी नाम दे लें आप। तो P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा, ये पावर का फार्मूला है। तो हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। V तो दिया हुआ है ना 240। अब हमें करंट और थीटा निकालना है, इक्वेशन 1 में पुट करवा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब आप लिखेंगे वी फाइंड करंट। तो दो चीज़ें हमें चाहिए। तो वी फाइंड, हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इधर मैं टिक लगा देता हूँ रेड से। एक करंट चाहिए और एक थीटा चाहिए। तो अब करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। अब दो चीज़ें दी हुई हैं आर और एल। तो बच्चे करंट कैलकुलेट करने के लिए इंपीडेंस का फार्मूला Z इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो वी आर एम एस आई आर एम एस, आई निकालना है ना, आई को बाहर लें। आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर जी। आई बाहर आ गया, Z नीचे चला गया। तो अब इसको मैं नाम दे लेता हूं इक्वेशन 2 का। आई निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए वी आर एम एस चाहिए, वो तो दिया हुआ है, लेकिन जी नहीं दिया हुआ। तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये इंडक्टर है ना। सो जी का फार्मूला क्या होता है आर स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर। तो ये पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है कुछ इसका कॉन्सेप्ट।
अब z निकालने के लिए मुझे r चाहिए और xl चाहिए, xl नहीं दिया हुआ, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे लेता हूँ। सो XL किसके इक्वल होता है, ओमेगा L के। अब ओमेगा नहीं है, लेकिन ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई f के। तो शुक्र है कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। पिछले न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी। तो XL इजिकल टू ओमेगा L या 2 पाई FL। तो XL ठीक हो गया, 2 पाई f की वैल्यू कितनी है जी, 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई। L की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास, 10 मिली हेनरी है L। मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3। तो पाई से पाई कैंसल, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2, 180 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक हो गया। ये आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय, देखें 180 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 3600, 10 की पावर -3 नीचे जाके क्या हो जाएगा, +3। अब +3 का मतलब क्या होता है, 1000। तो इसको 1000 से तकसीम कर दें जी आप, तो बच्चे ये आ जाएगा 3.6। तो XL 3.6 ओहम आ जाएगा। अब देखें XL की वैल्यू पुट करवाएंगे किस में, इक्वेशन 3 में, तो क्या आ जाएगा Z की वैल्यू पुट करवाएंगे इक्वेशन 2 में, तो क्या आ जाएगा, करंट। और यही हमें चाहिए। तो ठीक है, तो आइए फिर इक्वेशन नंबर 3 लगाते हैं पहले। तो इक्वेशन 3 बिकम्स, तो बच्चे क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 लगा दें जी, Z इजिकल टू R² प्लस XL का स्केयर। R की वैल्यू कितनी है, 20 का स्केयर। XL अभी हमने निकाला है, ये देखें 3.6, तो 3.6 का स्केयर, ठीक हो गया। तो Z इजिकल टू 20 का स्केयर प्लस 3.6 का स्केयर। तो 20 का स्केयर कितना आ जाएगा, 400। तो Z इजिकल टू 400 प्लस 3.6 का ले लेते हैं, 3.6 का स्केयर, तो ये बेटा आ जाएगा 12.96। 12.96 को आप ऐड करवा दें 400 पे, तो ये आ जाएगा 412.96। उसका अंडर रूट ले लें, 12.96 का अंडर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा जी, Z आपके पास आ जाएगा 20.32 ओहम। तो अब देखें इक्वेशन 3 लगा के हमारे पास Z आ गया है। अब इक्वेशन 2 लगाएंगे तो फिर IRMS आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर Z। तो VRMS कितने आपके पास बचे, वो गिवन डेटा में दिया हुआ 240, और Z की वैल्यू कितनी आई है, 20.32। तो 240 डिवाइडेड बाय 20.32, तो ये आपके पास करंट आ जाएगा बेटा, करंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11.81 एम्पेयर। इसको डिवाइड करने से 11.81 एम्पेयर, तो ये आपके पास IRMS आ जाएगा। लो जी, इसको मैं हाईलाइट कर दिया मैंने, 11.81 एम्पेयर करंट आ गया जी। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अब एक चीज़ रह गई है, थीटा। तो अब थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप हेडिंग लगाएं, वी फाइंड थीटा। तो थीटा की इक्वेशन क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL ओवर R, ठीक होगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL कितना बचे, XL की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये देखें। तो ये XL हमने निकाला हुआ 3.6, तो ये 3.6 है, XL है 3.6, R की वैल्यू कितनी है 20। तो 3.6 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 0.18। तो tan इनवर्स
0.18, तो इसका आप tan इनवर्स ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0.18 का tan इनवर्स आ जाएगा 10.2 डिग्री। तो इसको मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ। अब थीटा आ गया 10.2 डिग्री। IRMS कितना आ गया जी? IRMS आ गया हमारे पास 11.81 डिग्री। देखें ना, थीटा चाहिए, IRMS चाहिए और VRMS, तो ये है VRMS। तो ये रेड से मैंने हाईलाइट कर दी तीनों चीज़ें, VRMS, IRMS और वो थीटा। तो तीनों चीज़ें आप पुट करवाएंगे इक्वेशन 1 में तो आंसर आएगा। तो जी बच्चे लगा दें इक्वेशन नंबर 1। तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू कॉस थीटा। तो P इज इक्वल टू VRMS कितना है जी? 240। IRMS कितना है? 11.81। कॉस थीटा कितना है? 10.2 डिग्री। तो ज़रा पहले इनको कॉस 10.2 निकाल लेते हैं। पहले कॉस 10.2 निकाल लें, फिर सबको ज़रब दे देंगे इकट्ठी। तो P इज इक्वल टू 240 ज़रब 11.81 ज़रब कॉस 10.2 आया बच्चे आपके पास 0.98। 0.98 आगे चलता जा रहा है। तो कोस, पहले मैंने कोस 10.2 डिग्री निकाला है। अब इन सब को ज़रब दे दें 11.81 मल्टीप्लाई बाय 240। तो ये बच्चे आ गया आपके पास 2789। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। तो ये 2789 इसका आंसर आता है। मैं बच्चे आपको बता दूं कि ये इसका आंसर बिल्कुल हमारा ठीक आया है, लेकिन ना आपकी कुछ बुक्स में आंसर गलत दिया हुआ है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, कहीं भी गलती नहीं है, तो यही इसका आंसर ठीक आएगा। आप ज़रा पॉज करके नोट करें, एक मरतबा बच्चों को पूरे बोर्ड का व्यू दे दें जी। तो जी बेटा 7 न्यूमेरिकल देखें जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, कहता है जी करंट की वैल्यू निकालें। I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस दी हुई है कैपेसिटर की 0.5 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ये याद रखिएगा। व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, वोल्टेज दिए हुए हैं VRMS 150 वोल्ट, और AC करंट की फ्रीक्वेंसी वही मैंने आपको जिस तरह बताया कि हर न्यूमेरिकल में 50 हर्ट्ज ही है। तो बच्चे अब कैपेसिटर है, अब इंडक्टर नहीं है, तो I निकालना है। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है XC इज इक्वल टू V/I, पढ़ा है ना? ओहम लाई है ना ये। V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V/I। R की जगह पे XC लिखा क्योंकि गिवन डेटा में XC है ना, गिवन डेटा में कैपेसिटर है। तो I निकालना है, I को बाहर लें। IRMS इज इक्वल टू VRMS XC मल्टीप्लाई, इधर है ना, नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करंट बाहर चला गया, XC नीचे आ गया। VRMS दिया हुआ है 150, XC नहीं है, तो हम लिखेंगे वी फाइंड XC। तो जब हम XC निकाल लेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करवा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चे XC किसके इक्वल होता है? 1/ωc। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2πf के। तो 1/2πfc ये रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर का फार्मूला है। तो इंडक्टर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, कैपेसिटर में इन्वर्स होता है। 2π की वैल्यू 3.14, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 है, कैपेसिटेंस कितनी है? 0.5 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶। तो ये नीचे वाली सबको ज़रब दे दे, 10⁻⁻⁶ ऊपर चला जाएगा, तो ये 10⁻+6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये बच्चे आता है 157। ठीक हो गया, -6 ऊपर चला गया। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 10⁻6 डिवाइडेड बाय 157, तो ये बच्चे आता है आपके पास 6369।
तो ये एक्स सी कितना है आपके पास 6369 ओहम। तो ये एक्स सी आ गया आपके पास 6369। इसको तकसीम करने से 10 की पावर 6 का मतलब है ए के साथ आप 6 0 लिखेंगे। तो बच्चे आप इक्वेशन 1 लगा दें, आंसर आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 बिकम्स IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर XC। VRMS कितना है 150, XC कितना है 6369। तो डिवाइड कर दें 150 डिवाइडेड बाय 6369। तो ये आता है आपके पास 0.0235 है, आगे 4 भी लिख सकते हैं बेशक आप। तो करंट का यूनिट है एम्पेयर। तो IRMS आपके पास करंट आ गया 0.024 एम्पेयर। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा 16.8 देखें जी, एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF। तो ये पोटेंशियल दिया हुआ है VRMS। तो ये 12 वोल्ट है जी EMF, यानी कि वो बैटरी है इतने वोल्ट की। तो फ्रीक्वेंसी तो हर क्वेश्चन में मैंने जिस तरह आपको बताया 50 हर्ट्ज ही दी हुई है, ठीक है। इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर ऑफ, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 3 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 इन सीरीज विद द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 1 किलो ओम। किलो का मतलब 10 की पावर 3। कैलकुलेट द फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल है। थीटा इज इक्वल टू, अगर आपने AC थ्रो RC सर्किट पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC ओवर R। अब बच्चे पूछते सर आपको कैसे पता चला कि इधर XC आना है? गिवन डेटा देखें, C दिया हुआ ना कैपेसिटर, तो कैपेसिटर वाला ही फार्मूला लगेगा। तो बच्चे आपको पता है ये कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको एक ही स्टेप में सोल्व करते हैं। XC किसके इक्वल होता है 1/2πfc। XC है ना 1/2πfc, और R भी नीचे दिया हुआ है। लें जी, बस सारी वैल्यूज पुट करवाएं, 1 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2π की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है 3 माइक्रो का मतलब -6, और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 1 किलो ओम। किलो का मतलब 10 की पावर 3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बेटा आता है 942 -6 + 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर -3। -3 ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 942। तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 ही होता है ना, 1000। तो 1000 तकसीम 942, तो ये आ गया बेटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.0615। तो मैंने डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लिख लिया है, इसका आप tan इनवर्स ले लें। तो ये आ गया जी हमारे पास, थीटा आपके पास आ गया 46.7 डिग्री। तो यही इसका आंसर है जी, थीटा इज इक्वल टू 46.7 डिग्री। तो जी बेटा पॉज करके नोट कर लें आप। तो जी बेटा 16.9 देखें जी, व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आपने ये सीरीज RLC सर्किट पढ़ा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन ना, उसमें फार्मूला हमने पढ़ा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। कहता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालें विच इंक्लूड्स अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस। तो L की वैल्यू दी हुई है जी 2.5 हेनरी, ठीक हो गया। और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 माइक्रोफैरड। तो L और C की वैल्यू दी हुई है, F आपने निकालना है, तो कोई इशू नहीं है, सिंपल फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, 1/2 की वैल्यू 3.14 √L कितना है जी 2.5, ठीक है। C की वैल्यू 40 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6।
तो 10 की पावर माइनस को नहीं आपने छेड़ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 2 3 6 6.28 आ जाएगा ये। ठीक हो गया। -6 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, -6 का ये आ जाएगा -3, -6 का आ जाएगा। देखना अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो वो -3 आ गया। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आ जाएगा बच्चे 100 का अंडर रूट। 2.5 ज़रा 40 100 आ गया। -6 को मैंने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया, -3 ऊपर चला जाएगा, -3 ऊपर जाके +3 हो गया। 6.28 ज़रब 100 का अंडर रूट 10 नहीं आता है ना, तो 100 का अंडर रूट 10 आ गया। इसको ज़रब दे दे 6.28 से, तो ये आ जाएगा 62.8। 10 की पावर 3 को आप 1000 लिख सकते हैं। 6.28 ज़रब 10, 62.8, तो 1000 डिवाइडेड बाय 62.8, तो ये आ जाएगा 15.9। 15.9 को आप अप्रोक्सीमेटली 16 भी लिख सकते हैं हर्ट्ज़, तो ये 15.9 या 16 हर्ट्ज़ इसका आंसर आ जाएगा। पॉज करके नोट कर लें जी। तो जी बेटा आखिरी न्यूमेरिकल है जी 16.10। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस कितनी है जी 150 माइक्रो हेनरी, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ वेरिएबल कैपेसिटर। एक कैपेसिटर फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम, तो इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है बच्चे, तो ये है 1 C मैक्स है, ठीक है, 500 पिको फैरड। तो बच्चे पिको का मतलब क्या होता है, 500 पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, तो ये आपने टेबल पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। और C मिनिमम दिया हुआ है जी 20 पिको फैरड, तो 20 पिको का मतलब 10 की पावर -12 फैरड। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सर्किट कैन बी यूज। तो बच्चे आपने एक मरतबा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एक मरतबा आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो दो पार्ट्स हैं इसके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है। तो पहला पार्ट है जी F = 1/2π√LC। अब ध्यान पता आपने किस चीज़ का करना है कि अगर आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो C की वैल्यू आपने मिनिमम यूज़ करनी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का और कैपेसिटेंस का इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो C की वैल्यू मैक्सिमम यूज़ करनी है, तो इन्वर्स है ना। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी कैलकुलेशन एक जैसी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी = 1/2π की वैल्यू 3.14 √L की वैल्यू कितनी है जी 150 माइक्रो का मतलब क्या है -6, ठीक हो गया। C मिनिमम कितना है, मिनिमम 20 पिको फैरड। 20 पिको का मतलब 10 की पावर -12, ठीक हो गया जी। तो 1/2π ये आ जाएगा 2 × 3.14 6.28, 150 × 20 तो 15 2 30, तो ये 150 × 20 तो ये आ जाएगा 3000 आएगा बच्चे, 3000। 150 × 20 10 की पावर -6 और -12, ये आ जाएगा -18, ऐसी है ना, -6 और -12 -18 आ जाएगा। अच्छा -18 को आप अलग कर लें, 1/6.28 मल्टीप्लाई बाय 3000 का अंडर रूट ले लें बेटा, तो 3000 का अंडर रूट आ जाएगा आपके पास 54.77। 10 की पावर -18 का आ जाएगा -9। समझ आई कैसे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब है 1/2, तो -9 आ जाएगा, -9 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर +9 मल्टीप्लाई। अब इसको ज़रब दे दें 54.77 ज़रब 6.28, तो ये इन दोनों को ज़रब देने से आएगा हमारे पास
43.96। अब बच्चे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, हमारे पास बुक में जो आंसर है ना वो मेगा हर्ट्ज में है, तो 10⁻+9 को आप इस तरह लिख सकते हैं। तो f मैक्सिमम +9 को 10⁻³ और 10⁻6 अलग-अलग कर दें, डिवाइडेड बाय 343.96। तो आपने देखा मैंने क्या किया है, मैंने 9 को 3 और 6 में अलग अलग किया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आंसर मेगा में आ जाए। तो ठीक हो गया। अब 10⁻+3 और इसको डिवाइड कर दें, तो 10⁻+3 का मतलब क्या है 1000 डिवाइडेड बाय 343.96, तो ये आ जाएगा बच्चे 2.907। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ जाएगी 2.907 को आप 91 भी लिख सकते हैं इसको डिवाइड करने से। ज़रा 10⁻6 तो 2.91, 10⁻6 को हम क्या कहते हैं मेगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। तो ये आ जाएगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आप इसको पॉज करके नोट करें, फिर मैं दूसरा पार्ट आपको इधर ही करवाता हूं क्योंकि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है सिर्फ। तो जी बेटा इसका सेकंड पार्ट देखें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैंने आपको कहा था ना कि जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सी की वैल्यू मैक्सिमम, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितनी है 500 पिकोफैरड, तो इधर बस क्या आएगा 20 की जगह पे 500 आ जाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है। तो 500 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये आ जाएगा 75,000, 75,000। तो अब 75,000 इसका अंडर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा अंडर रूट लेने से 273.86, इसको ज़रब दे दें मल्टीप्लाई बाय 6.28, तो ये आ जाएगा 1719.84। बाकी उसी तरह ही है, -6, -12, -18, -18 का अंडर रूट -9 ऊपर चला जाएगा, बाकी सारा कुछ वही है, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा। तो इसको आप 1719.84 इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें, 1000 डिवाइडेड बाय 1719.84, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 0.58 आगे चलता जा रहा है, तो 0.58 मेगा हर्ट्ज। तो ये आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आप बेटा इसको ना पॉज करके नोट कर लें, ठीक हो गया। तो जी बेटा आई होप के चैप्टर 16 के न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए हैं। अब मैंने आपको चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनके न्यूमेरिकल करवा दिए सारे, सिर्फ 3 चैप्टरों के रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। बस आप फीडबैक देते रहें लेक्चर का, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबश्शिर अहमद को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।